हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग 1 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए 1 फरवरी 2023 के जो भी न्यूज़पेपर में बातें आई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। आज 1 फरवरी को जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बजट भी आ गया है, आज प्रेजेंट कर दिया मेरे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रखा गया, 1 फरवरी को बजट रखा गया। तो 31 जनवरी वाला इकोनॉमिक सर्वे आज के अखबार में आया है 1 फरवरी के, जिसको आज मैं कवर कर रहा हूं। और आज के दिन जो बजट रखा गया है 1 फरवरी को, नेचुरल सी बात है कि कल 2 जनवरी के अखबारों में हर जगह होगा। तो कल का जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा वो बजट बेस्ड होगा। आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। बाकी जो भी छोटी मोटी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो हर साल की तरह आपको पता होगा, अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि 1 और 2 फरवरी को हम ऐसे ही करते हैं। 1 फरवरी का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस वी डिवोट टू इकोनॉमिक सर्वे एंड 2 फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस वी मोस्टली डिवोट टू द बजट। सो आज सर्वे देखेंगे, कल बजट देखेंगे। सर्वे तो आज इस सेशन में विल बी कवरिंग ओनली इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। पहले तो करंट कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि 31 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमारे इकोनॉमिक सर्वे रखा है इन फ्रंट ऑफ लोकसभा। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है ये बता देता हूँ मैं। एक डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं मेनली। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डेटा हैं ऑफ लास्ट ईयर, कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, कितना इन्फ्लेशन रहा, कितना फॉरेक्स रिजर्व रखा, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस फेस की जा रही हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की जाती हैं। तो इन अ नटसेल यू कैन से कि किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए अगर उसको अपना जीएस पेपर 3 प्रिपेयर करना है तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एनालाइजेज होल मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन द पास्ट ईयर एंड प्रोवाइड्स एन आउटलाइन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट अ डे बिफोर द यूनियन बजट। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन इंडिया इन द ईयर 1950-51। Up till 1964 इकोनॉमिक सर्वे was presented along with budget, लेकिन 1964 से दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज़ प्रेजेंटेड नॉर्मली अ डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, और इसी कारण से आज 1 फरवरी को यूनियन बजट रखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को रख दिया गया था। इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो ये 12 चैप्टर्स डिवोट किए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। इसकी ये समरी है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे पूरा डॉक्यूमेंट जो है 414 पेज का है, 414 पेजेस। इसी कारण से मुझे आज का पूरा ये पीपीटी बनाने में काफ़ी वक्त लग गया। 414 पेज पढ़ के उसकी समरी निकालने में वक्त लग गया। आज अभी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं 2 बजे रात को ही कर रहा हूँ। तो अभी ये 12 चैप्टर्स हैं, 12 के 12 चैप्टर्स को इन डेप्थ तो यहाँ मैं करा नहीं सकता। तो ये 414 पेज की जो समरी है वो यहाँ मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि एपीएससी पर्सपेक्टिव से जो भी बातें ज़रूरी हैं, एपीएससी थोड़ा सुपरफिशियल सवाल पूछता है, अगर पूछता भी है तो सर्वे से, वो सीधा बोल के भी नहीं पूछता कि हमने सर्वे से पूछा है, लेकिन कुछ बातें वो पूछ लेते हैं तो काफ़ी सुपरफिशियल रखते हैं वो पीटी में या मेंस में। तो इस वीडियो से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एपीएससी में जितने भी सवाल बन सकते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यूपीएससी लेवल का डिस्कशन चाहिए तो क्लास अटेंड करना होगा उसके लिए। आई विल बी डिस्कसिंग द इंटायर इकोनॉमिक सर्वे ऑल 414 पेजेज इन डिटेल। फॉर दैट आई विल बी टेकिंग 2 to 3 क्लासेस एटलीस्ट ऑफ 3 hours ईच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो के लिंक में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में ये जो इकोनॉमिक सर्वे 414 पेज का है जो भारत सरकार ने रखा है उसका सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दूंगा, आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो एक एक करके
ये 12 चैप्टर्स हम देखना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2022-23, रिकवरी कंप्लीट। तो इस चैप्टर के हिसाब से जो पहला चैप्टर है, पैंडेमिक का इम्पैक्ट अब इकोनॉमी के ऊपर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी का रिकवरी जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर बात की जाए पूरे दुनिया की, ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन, पूरी दुनिया का जो ग्रोथ है वो नीचे जाएगा, बट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन अ स्विफ्ट मैनर फॉर द ईयर 2023-24। इंडिया का ग्रोथ रेट उम्मीद है कि 6 से लेकर के 6.8% के बीच में रहेगा। इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक इज कंप्लीट नाउ एज पर सर्वे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन दिस रेंज 6 to 6.8%। तो पैंडेमिक वाले साल में आप देखिए हमारा ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमारा ग्रोथ रेट 8.7% तक गया। दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, बट अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इकोनॉमी हैज़ नाउ गॉट स्टेबलाइज्ड। लेकिन सर्वे के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी स्टिल फेसेस सम परसिस्टेंट चैलेंजेस, जैसे कि रुपया का डेप्रिसिएट होना, और रुपया का जो डेप्रिसिएट होना या गिरना है वो मेनली हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट हाइक। तो यूएस फेडरल रिजर्व, आप समझ लीजिए यूएस की जो आरबीआई है वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, जिस कारण से वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने में, यूएस में पैसा डिपॉजिट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर पुलिंग डॉलर्स आउट ऑफ अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द यूएस, जिस कारण से पूरे दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो रहा है और बाकी लोकल करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, और इंक्लूडिंग इंडियन रुपी वो डेप्रिसिएट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वाइडन हो रहा है। यू सी, आप देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम होने के पीछे कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, एंड दैट इज़ हाउ Forex reserve is declining. It reached up to $607 billion in 2021-22. It has again come back to $563 billion. तो ये सब कुछ चैलेंजेज हैं जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है। रुपया का कमज़ोर होना, करंट अकाउंट डेफिसिट का वाइडन होना, और इस कारण से फॉरेक्स रिजर्व का डिक्लाइन होना। दीज आर सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। एक बार एक ओवरव्यू देखें इंडियन इकोनॉमी का, तो फिस्कल डेफिसिट पैंडेमिक वाले साल में इट वेंट अप टू 9.2% ऑफ द जीडीपी, फिर 6.7, इस साल 6.4 के आसपास रहने वाला है। अगर आप बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन इज़ क्वाइट हाई, इट इज़ समवेयर क्लोज टू 6.8%, विच इज़ हाइयर दैन द मैंडेटेड इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई विच इज़ मैक्सिमम 6%। एक और जो पिक्यूलियर बात है वो ये है कि इंडिया के अंदर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है, और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में ज़्यादा गैप होने के पीछे कारण है कि डब्ल्यूपीआई के अंदर इन्फ्लेशन रेट हैज़ गॉन अप टू इन 2 डिजिट 11%, 12%, मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि पैंडेमिक वाले साल में डब्ल्यूपीआई पूरी तरह से क्रैश हो गया था, इस कारण से अब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर चला गया है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर इज़ शोइंग रोबस्ट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग बट नॉट एट ए फास्टर पेस। सेम स्टोरी विथ एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रो हो रहा है बट नॉट एट ए वेरी फास्ट पेस। अब चैप्टर 2 बात करता है अबाउट मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक, यानी कि चैप्टर 2 कहता है कि आने वाले 10-12 साल में हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा, और कहता है कि इट इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, अच्छा रहेगा इस चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर 2 मौजूदा हालात को कंपेयर करता है विद द सिचुएशन दैट वाज इन 1998 to 2002। ये वक्त ऐसा था जब कई सारे रिफॉर्म्स लिए गए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे इकोनॉमी के अंदर। इस चैप्टर के हिसाब से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट करना, प्राइवेटाइजेशन, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, यहीं पे सरफेसी एक्ट लाया गया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एफआरबीएम एक्ट लाया गया। तो वैसे एफआरबीएम एक्ट तो 2003 में आया था फाइनली, लेकिन ठीक है, इसको 1998 से 2002 तक के बीच में ले लिया इन्होंने। तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए थे इकोनॉमी के अंदर 1998 से लेकर के 2002 तक में। वैसे ही कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस 2014 से लेकर के 2022 तक लाए गए हैं। तो अगर सरल भाषा में आप कहें तो सर्वे ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पीरियड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो
प्राइम मिनिस्टरियल का पीरियड है, उसको बोला है कि अभी तक दोनों ही फेज में क्या हुआ है, रिफॉर्म्स लाए गए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने से होता क्या है कि टेम्पोररी शॉक लगता है, मतलब जैसे आप डीमोनेटाइजेशन लेकर के आए या जीएसटी लेकर के आए, तो उससे इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होता है, बट लॉन्ग रन में इट इज़ गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी। तो जस्ट लाइक 2002 के बाद से इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट ए फास्टर पेस, वैसे ही अब उम्मीद है, होप है, ऑप्टिमिज्म है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट ए फास्टर पेस। 1998 से लेकर के 2002 तक के बीच में इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस, वैसे ही इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस 2014 से लेकर के 2022 तक में। आधार को मैंडेटरी किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया जा रहा है, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेटाइजेशन, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेनी इकोनॉमिक ऑफेंसेज टू मेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैक्सीन का रोल आउट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत अभियान, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म शॉक्स हैं, बट लॉन्ग रन में इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट अ फास्टर पेस। ये उम्मीद है कि मिड टर्म ग्रोथ आने वाला टाइम में अच्छा रहेगा। जैसे 1998 से 2002 में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, 2002 से लेकर के 2010 तक अच्छा ग्रोथ था इंडियन इकोनॉमी का, वैसे ही 2022 से लेकर के 2030 तक इंडियन इकोनॉमी का अच्छा ग्रोथ रहेगा एज पर चैप्टर 2। चैप्टर 3, फिस्कल डेवलपमेंट, रेवेन्यू रिलीज, दिस इज द हेडिंग ऑफ चैप्टर 3। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हर चैप्टर से, ये देखिए, हर चैप्टर से मैंने कोर बातें निकाली हैं, लेकिन और भी कई सारी बातें लिखी हैं इन सारे चैप्टर्स में, तो उसको डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको पूरा सर्वे पढ़ना होगा। मैंने कमेंट सेक्शन में इसको लिंक कर दिया है, लेकिन एक बार हम लोग क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे सर्वे के। लेकिन कोर एरिया जिससे एपीएससी के सारे सवाल लग जाएं वो देखते हैं। तो फिस्कल ईयर 2023 में यूनियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं, जो रेवेन्यू रिसीट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंस दिखा रहा है। जीएसटी से टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट जीएसटी हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 24.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर। तो जीएसटी से जो इनकम है अब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स की लगातार बढ़ रही है, एंड जीएसटी इज इमर्जिंग आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिजिलियंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो भारत सरकार के लेवल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू एसेट क्रिएशन, और एसेट क्रिएशन से फिर इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट होता है। तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी, उस कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर इज स्टीडली इंक्रीजिंग। आज पर दिस डेटा 1.7% ऑफ द जीडीपी was the capital expenditure between financial year 2009 to 2020, लेकिन अब capital expenditure has gone up to 2.5% of the GDP in fiscal year 2022. So जितना ज़्यादा आप capital expenditure करेंगे, prioritizing spending on capital expenditure will lead to more and more asset creation and will bring growth in मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया है, उनकी बोरोइंग लिमिट को बढ़ाई है, उसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशियो को वापस से स्टेबल करने पे फोकस कर रही है भारत सरकार। द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑन फोकसिंग कैपेक्स लेड ग्रोथ विल कीप द ग्रोथ इंटरेस्ट डिफरेंशियल पॉजिटिव। देखिए, पूरा पर्पस क्या है? मेरा मेन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने के पीछे गोल है अलग अलग टर्म्स को आपको सिखा देना और अलग अलग डेटा आपको बता देना जिसका आप मेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो एक टर्म देखिए, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो ग्रोथ रेट मान लीजिए हमारे देश का है 8%, जीडीपी ग्रोथ रेट है 8%, और जो हमारे ऊपर ओवरऑल पब्लिक डेट है, जो भारत सरकार के ऊपर उधार है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मान लीजिए 6%। तो देश का ग्रोथ रेट है 8 और जो हमारे ऊपर डेट है उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 6। तो उस केस में ग्रोथ इंटरेस्ट डिफरेंशियल जो होगा वो होगा 2%, 8 - 6, which is good thing. So when growth interest rate differential is positive, that indicates कि इकोनॉमी इज इन ए गुड शेप। तो भारत सरकार का मेन गोल यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके ग्रोथ को बढ़ाया जाए। ग्रोथ को बढ़ाने से कैसा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए बोरोइंग तो करनी ही होगी। जब बोरोइंग आप करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है उससे ज़्यादा हो अगर ग्रोथ रेट, सो इन दैट केस यू कैन से कि इकोनॉमी इज मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, आपके ऊपर उधार है, लेकिन उस उधार पे जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं आप, उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं थ्रू ग्रोथ, सो दैट इज़ अ गुड साइन। सो आई बिलीव कि दिस टर्म पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मे कम इन द एग्जाम। इट्स सिग्निफिकेंस इससे रिलेटेड पीटी में भी सवाल बन सकता है।
चैप्टर 4 स्टेटस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो आरबीआई हैज स्टार्टेड इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल। अब आरबीआई धीरे धीरे रेपो रेट को लगातार बढ़ा रही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। आपको पता है इन्फ्लेशन लगातार 9 महीनों तक 6% का जो हाईएस्ट लिमिट था उससे ऊपर था। दैट वाज कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ आरबीआई एंड दैट इज हाउ आरबीआई हैज स्टार्टेड टाइटनिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। और अप्रैल से लेकर के अभी तक में आरबीआई ने 225 बेसिस पॉइंट यानी कि 2.25% रेपो रेट को इंक्रीज किया है, विच इज़ ह्यूज इन नंबर, एंड दिस हैज लेड टू डिक्रीज इन सरप्लस लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जो मार्केट में है, पैसा जो मार्केट में है, उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प किया है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है एंड दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रोथ इन द क्रेडिट ऑफ टेक will continue and be sustained by increasing the private capital expenditure which will start a virtuous cycle of investment। बट फिर भी उम्मीद है, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है कि वैसे तो आरबीआई ने टाइटनिंग या मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी अप्रोच लेना शुरू किया है, बट फिर भी ये उम्मीद है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। जो डेल्टा कैपिटल, आपको मैंने वर्चुअस साइकिल सिखाया है क्लास में, उसमें जो डेल्टा कैपिटल है दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई एक्सपेक्ट्स दैट डेल्टा कैपिटल विल कीप ऑन कमिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट विल कीप ऑन ब्रिंगिंग ग्रोथ एंड विल कीप द इकोनॉमिक साइकिल इन अ वर्चुअस मैनर। वर्चुअस साइकिल, लोगों की सेविंग्स होगी, सेविंग्स को वो फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डालेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिर लोन देंगे बिजनेसेस को, बिजनेसेस उसको इन्वेस्ट करेंगे, डेल्टा कैपिटल क्रिएट करेंगे, उससे फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से वापस से इनकम होगा, इनकम से सेविंग होगी। दिस इज द वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। मैंने क्लास में कराया है, आई होप आपको याद आ रहा होगा। चैप्टर 5 इज अबाउट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, अ सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। तो आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन को मैनेज करने में, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया की सरकार और आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। एक टाइट रोप वॉकिंग को सक्सेसफुल तरीके से किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई बिटवीन जनवरी टू अप्रैल 2022। इट पीक्ड अप टू 7.8%। इसके पीछे मुख्य कारण था वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, जिसके कारण सप्लाई चेन ब्रेक हो गई, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और जिस कारण से हमारे देश में इन्फ्लेशन आया। दूसरा कारण था क्रॉप शॉर्टेज। क्रॉप शॉर्टेज हुआ हमारे देश में मेनली बिकॉज ऑफ हीट वेव्स अलग अलग पार्ट में हमारे देश के, जिस कारण से क्रॉप फेलियर्स हुए। तो क्रॉप शॉर्टेज के कारण फूड इन्फ्लेशन आया, रसिया यूक्रेन वॉर के कारण फ्यूल इन्फ्लेशन आया, एंड दैट लेड टू ओवरऑल हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अप टू 7.8%। लेकिन प्रॉम्प्ट एक्शन बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल टू 5.7%। एक जो फिनोमेना इंडियन इकोनॉमी में खासकर देखा जा रहा है वो है द वाइडनिंग ऑफ WPI एंड CPI। अब देखिए WPI इज मूविंग इन द रेंज ऑफ 14-13%, जबकि CPI इज इन द रेंज ऑफ 5-6%। ये जो ह्यूज गैप है दैट इज मेनली बिकॉज कि WPI इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ बेस इफेक्ट फिनोमेना ड्यूरिंग द पैंडेमिक या लॉकडाउन पीरियड। होलसेल लेवल पे द प्राइस ऑफ द आइटम्स हैड क्रैश्ड एंड दैट इज हाउ post pandemic the prices have peaked up because of base effect। और अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो ये चैप्टर कहता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्रोचेज लिए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, reducing the export duty of petrol and diesel, bringing import duty on major inputs to zero, imposing export ban on wheat products। So many approaches have been taken by the government to control the inflation। फिर भी आरबीआई का फोरकास्ट है कि इन्फ्लेशन विल राइज अ लिटिल बिट, इन्फ्लेशन विल रिमेन रिजिलियंट एंड विल रिमेन रिजिलियंट मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस फॉर items like cereals, spices and milk is expected to go up because of supply shortage in near future। और क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेट इंड्यूस्ड क्रॉप फेलियर्स होंगे पूरे दुनिया भर में, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू हाई फूड प्राइसेस इन द वर्ल्ड। सो इन सारी कारणों से इन्फ्लेशन इज स्टिल गोइंग टू बी अ चैलेंज। इट विल स्टिल रिमेन इन द हायर साइड मेनली बिकॉज ऑफ फूड बेस्ड इन्फ्लेशन। चैप्टर 6 इज अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कहा गया बिग टेंट।
तो गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर, फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन, इस पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है सरकार ने। ये जो डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, दीज डेटाज आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वाइल यू आर राइटिंग अ मेंस आंसर। तो सोशल सेक्टर की अगर बात की जाए ओवरऑल, हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे बात की जाए, तो स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 9.1 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 2016 टू 21.3 लाख करोड़ इन द फिजिकल ईयर 2022-23। तो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज है। अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के हिसाब से अब देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स विल इम्प्रूव। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हैव लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एनरोलमेंट रेशियोज in the schools. Gender parity is also there now. More and more girl child are also are registering in schools, and that is how तो gender based inequality थी regarding enrollment of students in the schools, वो अब कम हो रही हैं। हेल्थ केयर की बात की जाए तो गवर्नमेंट बजट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर was 2.1% of the GDP from 1.6% in 2021। तो भारत सरकार का जो बजट है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, दैट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन लास्ट 1 to 2 years। 3-4 साल पहले तक इट वाज लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी, लेकिन फिजिकल ईयर 2021 में इट वेंट अप टू 1.6%, एंड देन लास्ट ईयर फिजिकल ईयर 2022 में इट वेंट अप टू 2.1%। तो हेल्थ सेक्टर से पूरा का पूरा इकोनॉमी कैसे कोलैप्स कर सकता है वो हमने पैंडेमिक वाले साल में देखा था। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 नहीं, पैंडेमिक के बाद वाला जो सर्वे था उसी ने सजेस्ट किया था कि अब हेल्थ सेक्टर को हमें रिजिलियंट बनाना होगा, धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तभी जाकर के इस तरह के पैंडेमिक्स के बावजूद भी इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। और उसी सजेशन पे अब सरकार काम कर रही है, एंड यू सी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज बढ़ाया जा रहा है। कुछ डेटा देखा जाए तो एज पर सर्वे by 4 January 2023 nearly 22 crore people have been benefited from Ayushman Bharat scheme, and 1.54 lakh health and wellness centers have been established across country under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पॉवर्टी एलिविएशन पे बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है ऑफ हाफ मेकिंग द पॉवर्टी हाफ बाय 2030, उस पे भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एंड हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मोर देन 41 करोड़ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 to 2019-20, वन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सोशल सेक्टर में चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो या पॉवर्टी एलिविएशन हो, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। एसडीजी का जो टारगेट था उस टारगेट को मीट करने के लिए भारत सरकार सही ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द फोर्थ सेगमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने परसेंट लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं उनमें से कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ रिकवर्ड पोस्ट पैंडेमिक। यू सी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज़ ऑल्सो रिकवर्ड, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 5.8% to 4.2% in 2020 to 2021। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? जितने लोग भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों को जॉब नहीं मिल रही है डिस्पाइट सर्चिंग द जॉब। तो दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इंक्रीजिंग, और उसमें भी इंकरेजिंग बात यह है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इंक्रीजिंग। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगातार गिर रहा था हमारे देश का, वो घट करके 19.7% हो गया था 2018-19 में, विच वॉज 10th लोएस्ट इन द वर्ल्ड, स्लाइटली बेटर दैन सम ऑफ द हार्ड कोर इस्लामिक कंट्रीज। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का गिरना, बट इट हैज़ नाउ अगेन इम्प्रूव्ड अप टू 27.7%, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ई श्रम पोर्टल बनाया गया है जहां पे नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनके लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, और 28.5 करोड़ वर्कर्स हैव बीन रजिस्टर्ड देयर। जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आर बीइंग ब्रॉट, सो दैट अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में जो पैसे हैं बेनिफिट्स जो हैं इट रीचेज द इंटेंडेड बेनिफिशियरी विदाउट लीकेज, करप्शन
और challenges like ghost beneficiaries. Chapter 7 is about climate change and environment. तो you see, भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्लासगो समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग उसको अपग्रेड किया था और पंचामृत स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी, 5 स्ट्रैटेजीज टुगेदर। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने अनाउंस की थी कि इंडिया विल बिकम नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो मतलब जितना हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिलीज करेंगे उतना ही हम इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब भी करेंगे। सो नेट एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द इंडिया विल बी जीरो। तो हम 2070 तक इसको अचीव करेंगे नेट जीरो, जबकि देयर आर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया, रसिया, सऊदी अरबिया, दे हैव डिक्लेयर्ड कि दे विल अटेन इट बाय 2060। कंट्रीज लाइक टर्की 2053। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जापान, they have declared that they will attain net zero by 2050. Well, Germany will attain, as per its projection, net zero by 2045. भारत ने क्या ऐलान किया है? पंचामृत स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2070 तक हम लोग नेट जीरो अटेन करेंगे। दूसरा टारगेट है जो ग्लासगो में पंचामृत स्ट्रैटेजी के अंदर हमने अपने लिए रखा है कि 50% ऑफ एनर्जी विल कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। इसमें से 40% तो हमने अभी पूरा कर लिया है। 2030 तक हमें 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से लाना है, बट 40% हैज़ बीन ऑलरेडी अचीव्ड। सो इंडिया इज इन द राइट पाथ and India is likely to have installed capacity from non-fossil fuels that may go up to 50 gigawatt by 2030. So India is on the right path of attaining the projected target of producing 50% of energy from non-fossil sources. 40% तो हम अभी ही non-fossil sources से जनरेट करें एनर्जी। 500 गीगावाट तक लगभग हम एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030 एज पर प्रोजेक्शन बाय इकोनॉमिक सर्वे। भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, जैसे लाइफ मूवमेंट। ये मैंने बताया भी था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दैट वाज लॉन्च्ड एट ग्लासगो क्लाइमेट समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट समिट और क्लाइमेट चेंज इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। लाइफ मूवमेंट देखिए एकदम सरल है। अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बदलाव किया जाए उसमें कि इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान हो, रादर इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि छोटे मोटे काम के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना, या फिर वॉकिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना, पेट्रोल बेस्ड या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करना, अगर ज़रूरत है गाड़ियाँ चलाने की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना। दैट वुड बी अ लाइफ मूवमेंट। तो पूरे देश को इस तरीके से वहाँ पे कल्चर बदला जाए एज पर लाइफ मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच या लाइफस्टाइल अडॉप्ट हो पाए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के मदद से फंड रेज किया जाएगा। दैट फंड विल बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर एनर्जी और पावर एनर्जी। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स 4-4 हज़ार करोड़ के 2 बार रिलीज़ किए गए, यानी कि 8,000 करोड़ रेज किया गया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। ये बताया है इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर 7 क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट। The survey also highlighted that India plans to have energy independent by 2047 by relying completely on green hydrogen through National Green Hydrogen Mission. तो green hydrogen क्या होता है? हाइड्रोजन created from environment friendly methods, जिसमें कोई ग्रीन हाउस गैस इमिट ना हो, रादर ऑक्सीजन रिलीज हो। ऐसे अप्रोच को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, इसलिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर, एंड दैट विल मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट। मीन्स वी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और यूरेनियम टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत हमारा सोलर प्रोडक्शन जो है, सोलर पावर प्रोडक्शन, दैट हैज़ गॉन अप टू 61.6 गीगावाट। वैसे तो टारगेट था इसको 100 गीगावाट अटेन करने का, बट पैंडेमिक के कारण वो अटेन नहीं हो पाया। 2022 तक 100 गीगावाट कर रहा था, बट एटलीस्ट वी हैव अटेन्ड 61.6 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी अंडर नेशनल सोलर मिशन। Chapter 8 is about economic performance in agriculture and food management.
तो India's agriculture sector has witnessed a robust average annual growth of 4.6% in last 6 years, which is good. This data will be helpful if you are writing an answer on agriculture sector in mains. कुछ पॉजिटिव साइड्स देखिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स with export in 2021-22 touching $50 billion. MSP for all mandated crops have been now 1.5 times of cost of production. That has been done as per MS Swaminathan committee. This will help farmers in having a remunerative income on their crops and that will protect the interest of the farmers. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए मैकेनाइजेशन एंड बूस्ट टू हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड अप टू 9.3%. एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंक से लोन, जो भी फार्मर्स की जो लोन या फंड की ज़रूरत है दैट इज़ मेड थ्रू फॉर्मल सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो. दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग. Some more data regarding agriculture. First advance estimate of the year 2022-23 के हिसाब से टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 149.9 मिलियन टन्स विच इज हाइयर दैन एवरेज खारिफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016 to 2020-21. तो इन 5 सालों में जो एवरेज प्रोडक्शन था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग 2022-23 में कर रहे हैं. Government of India has decided to provide free food grain to the beneficiaries under National Food Security Act for this entire year. ये तो हमने करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी देखा था कि वैसे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये पर केजी अनाज दिया जाता है 5 किलोग्राम पर मंथ टू द टारगेटेड बेनिफिशियरीज. लेकिन इस साल 2023 में ये जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये हैं वो भी माफ़ कर दिया गया. पूरी तरह से फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 5 किलोग्राम पर मंथ टू पर मेंबर ऑफ द टारगेटेड फैमिली अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में भी. ई-नैम इज बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केट का फ्लिपकार्ट, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं. तो ई-नैम में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफ लोकल मंडीज उसमें भी कवरेज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. इट इज़ नाउ कवरिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स एंड 2.39 लाख ट्रेडर्स. परंपरागत कृषि विकास योजना हैज़ बीन ब्रॉट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन आवर कंट्री. और मिलेट प्रोडक्शन को हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है. इनफैक्ट इंडिया इज़ द कंट्री दैट इज सेलिब्रेटिंग or has declared 2023 this year as an international year of millet. तो इंडिया स्टैंड्स एट द फोर फ्रंट ऑफ मिलेट अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोग्राम. देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट और उसको इंडिया काफ़ी ज़ोर शोर से मना रहा है. हमारे देश में भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है. इनफैक्ट देश के लेवल पे भी मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है. हमारे स्टेट असम के लेवल पे भी मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है. असम ने भी असम मिलेट मिशन लॉन्च किया है. मिलेट इज़ कंसिडर टू बी सुपर फूड. उसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है जबकि एनर्जी उससे ज़्यादा मिलती है, हेल्दी भी होता है. दैट इज़ हाउ मिलेट इज़ कंसिडर टू बी आंसर टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को बढ़ाना होगा टू काउंटर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. इंडस्ट्री सेक्टर की बात की जाए तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडस्ट्री सेक्टर इज ऑल्सो शोइंग ए स्टीडी रिकवरी. इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से देयर वाज ए राइज ऑफ 3.7% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन फ्रॉम इंडस्ट्री सेक्टर विच इज़ अ गुड साइन. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ या IIP जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ दिखाता है, बोथ आर शोइंग पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात की जाए तो it has grown up by 3-fold. That was 4.4 billion in fiscal year 2019 to about 11.6 billion in fiscal year 2022. तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ गए हैं जबकि FDI फ्लो इन फार्मा इंडस्ट्री हैज़ गॉन 4 times फ्रॉम $180 million in fiscal year 2019 to $699 million in fiscal year 2022. बात की जाए सर्विस सेक्टर की तो सर्विस सेक्टर in India is expected to grow at 9.1% in the fiscal year 2023 as compared to 8.4% in the fiscal year 2022.
इंडिया वॉज अमंग्स टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री इन 2021 विथ 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सर्विस सेक्टर पे कोई आंसर लिख रहे हैं तो मेंस में, और वहाँ पे आपको लिखना भी चाहिए कि आज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इससे आपके आंसर का वेटेज और बढ़ जाता है। इंडिया सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिजिलियंट इवन थ्रू आउट द कोविड-19 पैंडेमिक एंड अमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर ड्यू टू हायर डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज एंड ऑल। टूरिज्म सेक्टर हैज स्टार्टेड टू पिकअप, तो डेटा है दिया हुआ, टूरिज्म सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 30 to 32% hotel occupancy to about 68 to 70% hotel occupancy in November 2022. Digital platforms transforming India's financial services have now strengthened. India's e-commerce market is projected to grow at 18% annually till 2025. Chapter 11 is about economic performance in external sector. तो external sector में तो थोड़े challenges face कर रहा है इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारा रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के कारण हो क्या रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन कर रहा है थोड़ा बहुत। तो एक वक्त इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया था, बट वापस से हम स्लिप होकर के छठे नंबर पे पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, रसिया, ताइवान और फिर इंडिया। तो इंडिया इज़ नाउ 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर, वंस वी हैड मूव टू द 4th पोजीशन। लेकिन देर आर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। इंडिया का जो रेमिटेंस है फ्रॉम एक्सपैट्स, इंडियन एक्सपैट्स वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रेमिटेंस हैज़ गॉन अप टू $100 billion, विच इज़ हाइएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। So that is positive sign. India has diversified its market and increased its export to Brazil, South Africa and Saudi Arabia. So that's another positive sign in external sector. Last topic is about physical and digital infrastructure, lifting potential growth. तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पता है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लाया गया। एक तरीके का पोर्टल है जिसमें भारत सरकार की 16 अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही थी, जैसे सागरमाला, भारतमाला या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सारे अलग अलग तरह के जो स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज चला रही थी, उसको एक पोर्टल पर लाया गया। उसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल। उम्मीद है कि इस तरीके से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग, आई एम सो सॉरी, ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री गति शक्ति की मदद से इम्प्रूव किया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से लगभग 9 लाख करोड़ रेज किया जा सकता है आने वाले 4 साल में। बात की जाए अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल हो सकता है भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसमें ग्राम पंचायत को हम लोग 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराएंगे 2.5 लाख ग्राम पंचायत को। कॉमन सर्विस सेंटर कुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने से इंडिया का GDP 60 to 100 बेसिस पॉइंट्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो 0.6 से लेकर के 1% तक बढ़ सकता है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ डेटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए UPI बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैव गॉन अप बाय 121% बाय वैल्यू एंड 115% बाय वॉल्यूम। टेलीफोन रेडियो का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट। तो टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर इन इंडिया हैज़ गॉन अप टू 117 करोड़, विच इज़ 44.3% ऑफ द सब्सक्राइबर इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में भी अब टेलीफोन कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। मोर देन 98% ऑफ द टेलीफोन सब्सक्राइबर्स आर कनेक्टेड वायरलेसली। सो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। As per economic survey, it states that landmark achievement in telecommunication has been seen in India with launch of 5G. और 5G को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए भारत सरकार लेकर के आई है इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे अमेंडमेंट रूल 2022 फॉर स्पीडी रोल आउट ऑफ 5G। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक गुड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए हैं। माई स्कीम, ट्रेड्स, जेम, ई-नैम एंड उमंग, ये सारे स्कीम्स को आपको अच्छे से अलग से जानना चाहिए। मैंने पहले करंट अफेयर्स में कराया है, आने वाले टाइम में मैं इनको रिवाइज करा दूंगा।
इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए और लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है भासिनी, डिजिटल इंडिया भासिनी। तो भारत के अंदर समस्या क्या है कि कई सारे अलग अलग प्रोविंस के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बैरियर इन डिजिटल इंक्लूजन। तो उसको टैकल करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है भासिनी। भासिनी का फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। इसको लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। तो तमिल को तेलुगु में कन्वर्ट कर देगा, तेलुगु को कन्नड़ में कन्वर्ट कर देगा। तो भासिनी स्कीम से क्या होगा कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग लैंग्वेजेज में उसको डेवलप किया जा सकता है। इट एम्स टू इंक्रीज द कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेजेज ऑन इंटरनेट सब्सटेंशियली। तो अब इंटरनेट पे भासिनी की मदद से आपको अलग अलग भाषाओं में कंटेंट मिल पाएंगे, जिस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इंक्लूजन हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पब्लिक गुड्स बढ़ पाएंगे। अभी कल जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, लूसी वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन था, उसको इसका आंसर यहाँ बता देता हूँ। मिशन लूसी नासा का पहला मिशन है टू एक्सप्लोर ट्रोजन जुपिटर एस्टेरॉयड, जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड, दैट इज राइट एंड इट इज सोलर पावर्ड मिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा कल मैं बजट लेकर के आऊँगा, तो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस विल बी मेनली अराउंड बजट डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।